साथियों, आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का इस लेक्चर के बारे में। जैसा कि इस लेक्चर में हम जो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भैया जी पुराना चैनल जो है मिल गया है हमारा, ठीक है। बट हम जो है आप लोगों के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हम आप लोगों ने यदि अगर हमारे विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया है तो हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसी चैनल पर सारे वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और सारा जो है लेक्चर, पूरा का पूरा लेक्चर हम खत्म करेंगे। आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों ने यदि यार विपरीत समय में हमारा साथ दिया है, हमने सब्सक्राइब किया है, तो हम जो है आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो भैया इससे यदि यार हम छोड़ेंगे भी तो आप लोग यही समझोगे कि ये तो बहुत बुरा किया। तो इसलिए भैया जी आप लोग ये मन में शंका मत रखिएगा कि जो है मैं यदि यार वो चैनल आ गया है तो मैं इस पे काम करना बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं है। स्पष्ट बता दूं कि मुझे खुशी उतनी नहीं हो रही है। खुशी क्यों नहीं हो रही है कि रीजन तो बहुत सारे हैं कि उसमें जो है सब्सक्राइबर की कमी आ गई और वाचिंग टाइम तो ठीक है, इसके अलावा जो है व्यूअर्स भी सही है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, मगर उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो कम हो चुके हैं। ठीक है, तो हम भैया जी हम कोशिश यही करते हैं कि इसी चैनल पर हम मेहनत करेंगे। आप लोगों के ने विश्वास दिखाया है तो आप लोगों के भरोसा और विश्वास को कभी नहीं तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या हो। चलो भाई, वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसको हम समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित किया जाए या संख्या की माप की जाए, उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात इसका जो एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन, यानी इन दोनों के बीच में थीटा कोण आंतरित होगा। ये क्या होगा? ये डीए होगा और ये ई होगा, है ना। तो यहाँ इनके बीच में जो, यानी हमने बिंदु मान लिया ओ, ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब परिभाषा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये इसमें क्या है? ये ई है, ये वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, समझना बिल्कुल ध्यान से, इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र में खींचा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर संपूर्ण, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर बल रेखाओं की संख्या, जिस पर बल रेखाओं की संख्या की माप की जाए, उसे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये संपूर्ण बल रेखाओं को मेजर करने में के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ये हमें बात समझ में आई। और इसे हम किससे डिनोट करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बेटा? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें इंक डाल लें थोड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं। तो फाई कैसे बनता है भैया? फाई बना लेते हो? कौन कौन बना लेता है? इतना तो स्कूलों में कोर्स हो गया होगा प्रेजेंट टाइम में, ठीक है।
और यदि यार चैनल से इसी चैनल में जो है हम सारी चीजें क्लियर करवाएंगे, ठीक है। तो भले ही वो चैनल आ गया हो, बट जो है हम आप लोगों का विश्वास भरोसा नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए भैया इसी चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसी चैनल पर सारी चीजें जो है सारा कंटेंट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। तो फार्मूला होगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर ई ए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ई ए भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ केस की बात कर लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट की बात कर ले, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें तब क्या होगा। तो थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई इंटीग्रेशन ई डी ए, चूंकि हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अर्थात कहने का मतलब फाई ई इज इक्वल टू, यदि समाकलन हम करवा भी दें तो क्या हो जाएगा, ई ए होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ई ए होगा। अरे समाकलन डी ए का इसका समाकलन होगा नहीं, डी ए का समाकलन कराओगे तो यहाँ लिख देते हैं डी ए का यदि समाकलन कराते हैं तो ए आता है, तो ये इस कंडीशन में ये होगा। अगले केस की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तब फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान हमें पता है कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई डी ए इंटू 0, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यदि यार केस 3 की बात कर लेते हैं, यदि थीटा की वैल्यू हम कितनी रखते, 180 डिग्री रख दें तब क्या होगा। तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 180 डिग्री। तो चूंकि हमें पता है कि कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमें पता है बेटा कॉस 180, ठीक है, अंश है वो कॉस, क्या लिख सकते हैं इसे, कॉस 90 प्लस 90, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एक बात को समझना बेटा, कॉस 90 ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये साइन 90 के बराबर हो जाएगा, किसके, साइन 90। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा ये किस द्वितीय चतुर्थांश में, और कॉस के मान ऋणात्मक होता है, साइन और कॉसेक का मान धनात्मक होता है, तो यहाँ माइनस। अब देखो चूंकि हमें पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डी ए, ई डी ए, डी ए को बाहर निकाल लेते हैं तो ए बचेगा, ए तो इतना बचेगा, माइनस का होगा डी ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लो, उसके बाद इसको रफ कर देते हैं। ठीक है भैया, थोड़ा यहाँ पर हम मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता था, तो ई बराबर हमने बताया था, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, है ना। तो इसका न्यूटन, इसका कूलाम, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम। और वैद्युत ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम। अब इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं कि विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। तो इसका विमीय सूत्र जैसा कि हमें पता है कि जो है न्यूटन, इसी से निकालते हैं, न्यूटन, न्यूटन जो होता है बल का होता है, तो बल के लिए हमने बताया था एम ए, एम किलोग्राम, किलोग्राम का एम, एक्सीलरेशन मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का एल
और सेकंड स्क्वायर जो था लिख देते हैं भैया, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये होता था, अर्थात हमने बताया था किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम का m होगा और मीटर का l होगा और सेकंड स्क्वायर का t स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर भेज देते हैं, अर्थात m का जो है न्यूटन का कितना निकला, m l t की पावर -2 ये निकला, अपान कूलाम, तो Q बराबर IT पढ़ाया था कि नहीं पढ़ा था, IT, तो यहाँ पर AT होगा, इसका क्या होगा AT, तो यहाँ पर क्या लिखना है AT लिखना है, और यहाँ पर मीटर का L स्क्वायर हो जाएगा। सबको भैया अब व्यवस्थित कर लेते हैं, M कितने हो जाएंगे 3 और T तो कोई एक यहाँ पर है, ये प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 तो है ना, माइनस का 3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा, A के घाते -1 हो जाएगा, अर्थात इसका विभि सूत्र क्या होगा ml³ t की पावर -3 a की पावर -1, अर्थात इसका विभि सूत्र भी हमने निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं कि राशि कैसी है। ठीक है, कैसी राशि है, तो ये भैया कैसी राशि है, तो सभी को पता होगा, ये तो बात सबको क्लियर हो गई होगी, ये राशि कौन सी है, तो ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। बात समझ में आ गई, लिख लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, क्या आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय की, किसके बारे में, गॉस की प्रमेय, इसको रफ कर देते हैं, तो ये भैया नोट कर लो, इसके बाद रफ इसको कर दे, फिर गॉस की प्रमेय को समझाते हैं। ठीक है, तो इसको रफ नोट कर लो सभी लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय। भैया गॉस की प्रमेय के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस की प्रमेय के बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली में गॉस की प्रमेय होती क्या है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु O है, ठीक है, और यहाँ एक हमने एक सरफेस, इस प्रकार की एक संरचना बनाई, जिसमें एक कटा हुआ भाग है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी है, R है। ठीक है, और यहाँ पर ये बिंदु कोई P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो कोण आंतरित करेगा वो थीटा कोण आंतरित करेगा। ठीक है, इस पर +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम के बारे में बात करते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है। तो गॉस का नियम क्या होता है भैया, सभी लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, क्या भैया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझना, इसको हम समझा देते हैं। तो इसके लिए phi E = Q/ε0, ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε0, कुल आवेश जैसे Q लिखा तो 1/ε0 गुना होता है, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो वही तो निकलेगा भैया। ठीक है, तो ये कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये हमारे गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, अर्थात ये बताया गया था गॉस। अब देखो यहाँ पर हमने गॉस की प्रमेय तो बता दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये तो हमने बता ही दिया। मगर यहाँ पर ये नियम कैसे आया, इसको हम समझते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी दे देता है, वैद्युत क्षेत्र की सहायता से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से गॉस के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। ठीक है, गॉस के यानी वैद्युत क्षेत्र के नियम के सहायता से एग्जाम में दे देता है, कभी कभी बहुत बार पूछा भी गया है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया है
कि कह रहा है गॉस के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से गॉस की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो हम यहाँ पर सत्यापित करेंगे, समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर चित्र यही रहेगा। तो थ्योरी क्या लिखेंगे यहाँ से, यहाँ हम थोड़ा लिख देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से गॉस के नियम का सत्यापन, गॉस के नियम का सत्यापन, ठीक है, सत्यापन कर लेते हैं। तो हमें चूंकि आप इसकी थ्योरी भैया लिख लेना, माना कोई आवेशी गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, ये R है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कोई आवेशित गोलीय कोश है जिसका केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी थ्योरी लिख लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि चूंकि हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डाल दिया समीकरण 1। क्या किया, समीकरण 1 डाल दिया। इसके बाद चूंकि हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स, इधर लिख देते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स अभी पढ़ाया है, वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA, ठीक है, और यहाँ पर dA भी इसी डायरेक्शन में, E भी इसी डायरेक्शन में, यानी थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। अर्थात जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस समय थीटा का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर रखो फाई E इज इक्वल टू E dA cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का हमने मान बताया ही था कि कितना होता है, 1 होता है। तो फाई E इज इक्वल टू E और dA को समाकलन कराएंगे, तो हम नहीं कराते हैं, ठीक है, और dA। अब देखो चूंकि हमें पता है कि dA की जो वैल्यू होती है, dA का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर होगा। क्या होगा, 4 पाई R स्क्वायर, अर्थात इस dA के जगह पर हम 4 पाई R स्क्वायर रख सकते हैं। तो फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है कितना, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसको हमने डाल दिया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या रखना है भैया, ध्यान दो। तो यहाँ पर चूंकि हमें E का मान रखना है समीकरण 2 में, क्या यहाँ E का मान रखता है, तो रख देते हैं। तो E बराबर फाई E बराबर कितना हो जाएगा, E के जगह पर रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और यहाँ पर कितना लिखा है, 4 पाई R स्क्वायर। ध्यान देना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, तो बचा है फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें सत्यापित करना था, तो यही हमने सत्यापित किया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,